तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक या नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया है, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फिर अलग से पढ़ेंगे हम रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बच्चों सेंटर ऑफ मास। मतलब बिना सेंटर ऑफ मास के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सेंटर ऑफ मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? शॉर्ट में इसको सीओएम भी कहते हैं, है ना। उसको समझने की कोशिश करते हैं और सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बच्चों, अभी तक जो हम मोशन पढ़ते आए हैं, जैसे लीनियर मोशन होता था, तो उसमें होता क्या था कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक अगर ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब ये रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी का मतलब उनके दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती, है ना। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे और इसका एक्सेलरेशन, अगर इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन a होता है, तो आप सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ में क्या लिख देते हो बच्चों? चुपचाप F इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे लिख देते हो। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये हम लिखते थे न्यूटन सेकंड लॉ में। ऐसा इसलिए लिख पाते थे क्योंकि हर पार्टिकल का, इस बॉडी के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है। लेकिन अगर सोचो कि ऐसी कंडीशन हो कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम ही ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसी रॉड है और इस रॉड को आप ऐसे घुमा दो अल्फा से, तो आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे दूरी चेंज होगी भाई, जो एक्सेलरेशन होता है वो तो अल्फा आर होता है ना। वो तो a2 हो जाएगा, वो अल्फा इंटू, यहाँ पर अगर ये दूरी r1 है तो ये अल्फा r1, ये दूरी r2 है तो अल्फा r2, ये a3। तो इसमें हर पॉइंट का देखो एक्सेलरेशन जो है वो तो अलग अलग है। अगर ये रॉड अल्फा से घुमाई जा रही है तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। अगर हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो भाई एफ नेट में इक्वल्स टू, जो आप एम ए लिखते हो तो ए किसका लिखोगे? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था जब लीनियर मोशन कर रहा था पार्टिकल, क्योंकि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए ही था, इसलिए एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिख दिया था आपने। आपको कोई चिंता भी नहीं थी इसकी। लेकिन यहाँ पे तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें एक्सेलरेशन जो आएगा अब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, वो एक्सेलरेशन बच्चों सेंटर ऑफ मास का होगा। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, कैलकुलेशन उसकी कैसी होगी वो तो हम करेंगे ही। लेकिन अभी इंपॉर्टेंस समझिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप इस बात को समझें कि जो एफ नेट में एम ए वाला फॉर्मूला होता है ना बच्चों, जब हर पार्टिकल का किसी बॉडी में एक्सेलरेशन अलग अलग होता है तो वहां पे एम ए में ए जो है वो सेंटर ऑफ मास का आता है, किसी और पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं लिखा जाता है ना। तो इसकी ये विशेषता इंपॉर्टेंस है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे और हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो हम उसमें जो एफ ए में एफ इक्वल्स टू एम ए में ए लिखेंगे, वो एक्सेलरेशन एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का लिया जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बाद में। अभी हम ये देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या है ना बच्चों। इस बात को आप समझे अच्छे से। फिर अगर मैं और बात करूं, जैसे इसी में मैं आपको बोलता बच्चों कि इसमें अगर अल्फा है तो ओमेगा चेंज हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, v1 v2 v3, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम है। अब जैसे इसमें वेलोसिटी अगर v होती और मुझे इस पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम लिखना पड़ता, तो आप लीनियर मोमेंटम कितना लिख देते थे बच्चों? mv, बिना सोचे समझे, क्योंकि इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे v ही है, इसलिए आपने mv लिख दिया था लीनियर मोमेंटम, आपको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब आप इस रॉड के बारे में सोचो तो इसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग अलग है। अगर आपको इसमें लीनियर मोमेंटम लिखना है p, तो कैसे लिखोगे? इसमें मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी लेकिन किस पॉइंट का लिखोगे? क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग अलग है। तो वेलोसिटी यहां लिखा जाएगा सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी लिखी जाएगी बच्चों सेंटर ऑफ मास का। तो मोमेंटम के फॉर्मूले में mv में जो v लिखा जाता है वो भी बच्चों सेंटर ऑफ मास का लिखा जाता है। जब लीनियर मोशन हो रहा था तो हर पॉइंट का जो वेलोसिटी था सेम था, तो सेंटर ऑफ मास का भी v था, इसलिए आप चुपचाप mv लिख रहे थे, एफ नेट इक्वल्स टू ma लिख रहे थे। लेकिन जब परिस्थिति बदल जाएगी, यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशन के साथ बॉडी घूमेगी भी और चलेगी भी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होगा, तब हर पॉइंट का पार्टिकल का जो बच्चों एक्सेलरेशन है वो अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए में ए जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का लिखना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी जो होगी पी इक्वल्स टू एम वी में, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए कि एक व्हील है, तो व्हील को तो आप जानते हो ना, व्हील ऐसे चल भी रहा होता है और घूम भी रहा होता है ओमेगा से, ऐसे चलेगा भी आगे v वेलोसिटी से और घूमेगा भी।
तो जब आप यहाँ पे मोमेंटम लिखेंगे तो मोमेंटम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे MVCOM। भाई क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, ये क्योंकि यहाँ पे ओमेगा से घूम भी रहा है तो एक ओमेगा आर भी वेलोसिटी होगी और एक v वेलोसिटी होगी, तो ये दोनों एडअप होंगे। यहाँ पे अगर ये होगा तो ओमेगा आर ऐसे ऊपर होगा, वेलोसिटी आगे ट्रांसलेशन ऐसी होगी, उसकी नेट वेलोसिटी ऐसे होगी। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल जब हम पढ़ेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन जब आएंगे, ये लास्ट में आएगा बच्चों जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोला जाता है ना। तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लास्ट में आएगा, ये रोलिंग होता है प्योर, वो खतरनाक तरीके का मोशन होता है ये, वहां पे हम सीखेंगे इसके बारे में। और सेंटर ऑफ मास की क्या उपयोगिता है ये तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ मास कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको पूरी बॉडी को कंसंट्रेट करना हो और उसको पॉइंट मास की तरह मानना हो, तो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पे उसको कंसंट्रेट करके आप पॉइंट मास मान सकते हो। यानी कि अगर ये व्हील है, व्हील का सेंटर ऑफ मास जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास में अगर आप चाहें तो अगर इसका मास m है तो किसी एप्लीकेशन के लिए अगर आप उसको पॉइंट मास कंसीडर करना चाहते हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास पे ही आप उसको पूरा मास को कंसंट्रेट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की ये भी इंपॉर्टेंस होती है ना बच्चों। फिर सेंटर ऑफ मास का और क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से देखें आप। अगर मान लीजिए कि जैसे ये पेन है बच्चों, तो इस पेन में ये आपका एरो है, ऐसे वो है। अगर इस पेन को मैं ऐसे फेंक दूं, घुमाते हुए फेंक दूं, ऐसे घुमाते हुए फेंक सकता हूं ना, ऐसे घूमेगा भी और ये चलेगा भी। यानी कि आप सोचो, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रॉड ली इस तरीके से, उसमें दो ऐसे छोटे छोटे मास ऐड कर दिए, जैसे डंबल टाइप का चीज आप समझो। बीच में एक रॉड है, दो मासेस आपने लगा दिए M1 और M2। अब इस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे घुमाया और ऐसे फेंक भी दिया, मतलब आपने इसको वेलोसिटी भी दे दी ऐसे, और इसको ऐसे ओमेगा से घुमा भी दिया। तो देखो ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन करेगा। तो जैसे ये रॉड आगे जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ये M है घूम के नीचे आ जाएगा M2, ये M1 जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा घूमकर, फिर ये और घूमेगा तो M1 और ऊपर चला जाएगा बच्चों, M2 और नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर और ये घूमेगा तो M2 और घूम के इस साइड आ जाएगा, M1 ऐसे आ जाएगा। फिर और देखेंगे तो M2 और घूम जाएगा, M1 और घूमकर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन ये बदलता जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि M1 का पाथ एनालाइज करो, है ना बच्चों। अगर हम यहाँ पे किसका पाथ एनालाइज करेंगे बच्चों, M1 का, तो M1 का बहुत इस तरीके से बहुत अजीब और गरीब पाथ आएगा। वैसे ही M2 का भी जो है वो बहुत अजीबो गरीब पाथ आएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जिसमें बच्चों जो एक बिल्कुल सिंपल पाथ लेगा और एक अच्छा पाथ लेगा। ये जो पॉइंट होगा जो सिंपल और अच्छा पाथ लेगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल करता हुआ नजर आएगा, वो होगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जब बॉडी घूमती भी है, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन करती है, जब इस पार्टिकल को आप फेंकेंगे M1 M2 को, उसको वेलोसिटी से फेंकेंगे और घुमाएंगे, तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, वो एक सिंपल पाथ लेता है। बाकी हर पार्टिकल जो है इस रॉड पर, वो एक बहुत डिफिकल्ट पाथ लेगा जिसको एनालाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल एक बढ़िया पाथ लेता है, जैसे इस केस में प्रोजेक्टाइल हुआ। क्योंकि अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है केवल G, और उसकी वेलोसिटी ऐसे इंक्लाइंड है, और F नेट इक्वल्स टू M A में A सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं। तो भाई अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे हमने वेलोसिटी फेंका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा मोशन लेगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा, है ना, इस तरीके से। तो एक पॉइंट कभी भी पार्टिकल को घुमा के और उसको ट्रांसलेशन भी दिया जाए, रोटेशनल मोशन भी दिया जाए, तो हर पार्टिकल का पाथ बहुत खतरनाक होता है। जैसे ये व्हील है, तो अगर आप व्हील तो आगे भी जा रहा है ना बच्चों, वी से, और व्हील घूम भी रहा है, तो ये घूमकर जब आगे पहुंचेगा तो ये ए वाला पॉइंट भैया यहाँ पहुंच गया होगा, घूम रहा होगा, तब तक व्हील आगे भी पहुंच गया होगा। तो अगर इस ए पॉइंट का पाथ देखोगे ना, तो ये बड़ा खतरनाक पॉइंट पाथ। ऐसा मत सोचना ये मैंने कर्व बनाया तो एक आसान पाथ है, नहीं। इसको साइक्लॉइड बोलते हैं, वो बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। ये साइक्लॉइड पाथ होता है, साइक्लॉइड। ये बड़ा खतरनाक पाथ होता है, इसको एनालाइज करना मुश्किल है बहुत। लेकिन आप सेंटर ऑफ मास को देखो व्हील का, वो देखो स्ट्रेट लाइन ले रहा है, तो वो सबसे सिंपल पाथ ले रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा एक सिंपल पाथ लेता है। वो प्रोजेक्टाइल हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करना तो बड़ा ही आसान है। अगर अब मैं पूछूं आपसे
कि किसी टी टाइम में सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आपको प्रोजेक्टाइल तो आता ही है ना, किसी भी टी टाइम में आप सेंटर ऑफ मास बता दोगे भाई कि उसने कितनी एक्स दूरी चली है। अगर ये यू वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, बच्चों ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो x कोऑर्डिनेट कितना चल जाएगा, ux इंटू टी, ये आपको पता है। y कितना चल जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये सब प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर आपसे m2 पूछा जाए कि m2 कहाँ है, तो m2 का भी बता सकते हो आप, क्योंकि भाई ये ओमेगा से घूम रहा है, तो टी टाइम में ये m2 कितना घूम जाएगा बच्चों, m2, तो ये घूम जाएगा ओमेगा टी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m2 और m1 जो है वो तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का ये फायदा होता है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तो किसी भी पार्टिकल को देखोगे तो वो उसके रेस्पेक्ट में हमेशा सर्कल करेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी पढ़ रहा है ना बच्चों। रिजिड बॉडी में एक पॉइंट पे बैठकर दूसरे पॉइंट को देखोगे तो इनके बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो दो ही पाथ पॉसिबल है, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो या तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है, और अगर फिक्स डिस्टेंस में घूम रहा है तो सर्कल होगा। तो दो ही पाथ पॉसिबल है। तो रिजिड बॉडी में हमेशा एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट सर्कल ही करता है बच्चों। तो सर्कल करता है तो आप किसी भी टी टाइम में उसको बता सकते हो ना कितना एंगल घूम गया है, ओमेगा टी, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो। और वो खुद कहां है सेंटर ऑफ मास, ये तो क्योंकि सिंपल पाथ ले रहा ना प्रोजेक्टाइल, तो ये तो आप बता ही सकते हो। तो आपको किसी भी पार्टिकल का लोकेशन मिल जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल को ऐसे अजीब और गरीब पाथ को समझने की बजाय आप सेंटर ऑफ मास को समझे, तो किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो। आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तो वो कितना एंगल घूमा ये निकाल लिया आपने, और सेंटर ऑफ मास खुद कहां है ये तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि वो सबसे सिंपल पाथ लेता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल की लोकेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास का ये भी इंपॉर्टेंस है कि जो बहुत टफ जो पाथ होते हैं या बहुत टफ जो मोशन होते हैं उनको आसानी से एनालाइज किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसलिए आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, रिलेटिव मोशन लगा लो, तो उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल घूमेगा ही, या तो रेस्ट पे रहेगा या तो घूमेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं तो उसमें दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। तो सर्कल में ही दो पॉइंट्स के बीच की दूरी फिक्स होती है सेंटर के साथ, या फिर दो पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं, तो सर्कल ही पॉसिबल है। तो वो सर्कल कर रहा होगा तो ओमेगा टी से आप उसको पता कर लोगे वो कितना एंगल घूमा। और सेंटर ऑफ मास खुद कहां है टी टाइम के बाद, क्योंकि वो सबसे सिंपल पाथ ले रहा है, तो आप ये बता सकते हो। तो ये भी एक सेंटर ऑफ मास की बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि टफ से टफ जो पाथ पार्टिकल लेता है उसको आसानी से सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व कर सकते हो। तो आसानी से ऐसे सोचना आसान होता है, चीजों को निकालना आसान होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप मैंने यहाँ पे जो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको सेंटर ऑफ मास का वो आपको क्लियर होगा, और समय के साथ आपको पता चलता जाएगा कि सेंटर ऑफ मास हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना बच्चों। तो ये जो छोटी सी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जैसे एक रॉड है बच्चों यूनिफॉर्म, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट में होगा। जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है ना वो सेंटर ऑफ मास होते हैं। जैसे रॉड का मिड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सर्कल लूं तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, और अगर मैं बच्चों यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी लूं तो उसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, है ना। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास जो है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, सिमेट्रिक सिस्टम होते हैं, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है ना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर पॉइंट पे होगा, ये गलत है। मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। देखो जैसे हमने ये रिंग ली, रिंग, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, तो रिंग की जो बॉडी है वो तो ये है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास देखो रिंग की बॉडी से बाहर है, जबकि रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो ये बॉडी के अंदर ही है। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी में ही होता है हमेशा, तो ऐसा सोचना गलत है। अभी आगे चलकर बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो उससे और समझ में आ जाएगा आपको कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही पाया जाए, बॉडी के बाहर भी किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे मैंने रिंग के लिए बताया आपको, है ना। तो रॉड में तो अंदर है, बट रिंग में जो है, रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे है, तो ये सेंटर रिंग पे नहीं आ रहा है, रिंग के बाहर आ रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर हो, सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का उस बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे अभी आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, वो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है सेंटर ऑफ मास का वो समझ में आया होगा। सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आया होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए
कि सेंटर ऑफ मास चीज क्या है और किस लिए जरूरी है। और समय के साथ जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। तो सेंटर ऑफ मास इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है अगर आपको डील करना है तो बिना सेंटर ऑफ मास के डील नहीं कर पाओगे। सेंटर ऑफ मास की स्टडी जो है वो उसको आसान कर देगा, है ना बच्चों। और जो मैंने ऐसे एग्जांपल बताया आपको कि जब वो घूमेगा चलेगा तो उसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जो सबसे सिंपल पाथ लेता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसका कभी अगर आप डिस्कवरी वगैरह में देखोगे तो इसके एक्सपेरिमेंट भी करे जाते हैं, वो पूरा दिखाते हैं। आप कभी देखेंगे तो सर्च करके, तो क्या करते हैं कि एक बैडमिंटन ले लेते हैं, फिर बैडमिंटन के जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है बच्चों, वहां पे एक लाइट जला देते हैं, मतलब एक लाइट फिक्स कर देते हैं सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट। फिर इस बैडमिंटन को घुमाते भी हैं और फेंकते भी हैं। तो जब नॉर्मल देखते हैं तो ये बैडमिंटन गोल गोल घूमता है और आगे बढ़ता है, जब नॉर्मली उसको देखा जाता है। लेकिन फिर उस रूम में वो क्या करते हैं, अंधेरा कर देते हैं, बिल्कुल डार्क कर देते हैं, और उसके बाद इस लाइट को ऑन कर देते हैं और फिर इसको घुमा के फेंकते हैं। तो ये लाइट वाला पॉइंट बड़ा सिंपल पाथ लेता है, बाकी हर पॉइंट जो है वो अजीब गरीब पाथ लेता है। लेकिन ये जो लाइट वाला पॉइंट है जिसमें लाइट जल रही है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, हम देखते हैं कि ये बढ़िया प्रोजेक्टाइल का मोशन कर रहा होता है। तो ये सर्कल कर रहा होता है, प्रोजेक्टाइल कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो सबसे सिंपल पाथ जो है पूरे बॉडी में, वो कौन सा पॉइंट लेता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। जैसे सेंटर ऑफ मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का वो क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, जितनी भी चीजें मैं आपको समझाया हूं उसको पॉइंट वाइज यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो आप फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिख लेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। तो आप लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, of a system represents a point, represents a point where where whole mass of where whole mass of system where whole mass of system assumed to be concentrated, assumed to be concentrated assumed to be concentrated, and it is the point it is the point which always take which always take easy path which always take easy path such as straight line, projectile, सर्कल, etc, है ना। तो ऐसे इजी पाथ वो लेता है ड्यूरिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ड्यूरिंग मोशन ऑफ। तो रिजिड बॉडी का कुछ भी मोशन हो, सेंटर ऑफ मास हमेशा सबसे इजी पाथ लेगा बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, ड्यूरिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिए, आप चाहे तो ऐसे हेडिंग डाल लें, इंपॉर्टेंस ऑफ, ये डेफिनेशन लिख लें इस तरीके से, और हम सेकंड पॉइंट में लिख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, in a system of particles in a system of particles, ऐसे लिख लें F net is equals to ma, where a is the acceleration of center of mass, है ना। तो याद रखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एफ नेट इक्वल्स टू, जब आप एम ए लगाते हो तो ए जो होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ये एक इंपॉर्टेंस है। सेकंड आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इन लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी, कॉमा v is the velocity of सेंटर ऑफ मास। तो इसमें वेलोसिटी जो है
p इक्वल्स टू mv में v की वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ मास की ली जाती है ना बच्चों। फिर तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि a body if a body is doing combined translational plus rotational motion, then it is to predict easy to predict motion of center of mass because it takes easier path because it takes easier path because it takes easier path है ना बच्चों। तो ये हम लिख सकते हैं। फिर चौथे में आप लिख सकते हो कि इफ ऐसे लिख लो आप टू locate any other point except center of mass we have to determine the motion of that particle with respect to center of mass है ना। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ और विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलते हैं देन दिस फ्रेम इज कॉल्ड एज, इस फ्रेम को बोला जाता है बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम। दिस फ्रेम या दिस रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ना। तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डील करेंगे तो पार्टिकल भाई ऑब्वियसली बात है रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती तो सर्कल करेगा या रेस्ट पर रहेगा और बाकी सेंटर ऑफ मास सबसे इजियर पाथ लेगा तो उसको तो हम बच्चों क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल ही सकते हैं ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है ठीक है बच्चों। अब अगर हम और बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास will also be out of body है ना। तो आउट बॉडी के आउटसाइड भी सेंटर ऑफ मास होता है तो याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो बी आउट ऑफ बॉडी दैट इज आप ऐसा बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास इज नॉट लाइज ऑलवेज इन द बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही मिलेगा, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है ना बच्चों। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों क्लियर होंगे और इस तरीके से हमारे लिए सेंटर ऑफ मास बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं है ना बच्चों। तो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो डिस्क्रीट सिस्टम होगा जिसमें पार्टिकल्स पॉइंट मास के फॉर्म में अलग अलग ऐसे बिखरे हुए होंगे, उनका सेंटर ऑफ मास। और दूसरा है जैसे कि आपकी प्लेट हो गई या फिर आपका स्फेरिकल बॉडी हो गया या फिर आपका हेमिस्फीयर हो गया, तो वो कंटिन्यूस बॉडी कहलाएंगी बच्चों। और जिसमें पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे वो डिस्क्रीट बॉडी कहलाएंगे, डिस्क्रीट सिस्टम्स कहलाएंगे। और एक कंटिन्यूस सिस्टम कहलाएंगे जिसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और पार्टिकल के फॉर्म में बहुत सारे मासेस हैं पॉइंट मास के फॉर्म में, तो फिर उसको डिस्क्रीट सिस्टम कहते हैं। तो वन बाई वन हम दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एक करके दोनों में आपको कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ है ना बच्चों।
तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, किसके लिए? डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना बच्चों? तो डिस्क्रीट सिस्टम में होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट मास होंगे। ये आपका m1 हो गया, ये आपका बच्चों m2 हो गया, ये आपका m3 हो गया, ये आपका m4 हो गया, है ना? एंड डॉट 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 बहुत सारा। मान लो ये जो पूरे पार्टिकल्स हैं ये आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में फैले हुए हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है एन पार्टिकल्स की वजह से, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है? तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया। अगर बच्चों इसको ओरिजिन माने तो ओरिजिन के लिए जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए ये इन सभी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम आरसीएम बोलेंगे। तो आरसीएम की वैल्यू बोली गई है आपसे कि इस तरीके से निकाली जाएगी। जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों आरसीएम, वो लिखा जाएगा कितना? m1। अच्छा, m1 का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा तो उसको हम r1 मान लेते हैं। m2 का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा तो उसको r2 मान लेते हैं। तो जितने भी पोजीशन वेक्टर है बच्चों, है ना, जितने भी पोजीशन वेक्टर हैं उनको हम लिख सकते हैं m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने ही पार्टिकल है n पार्टिकल है मान लो, डिवाइड बाई r1 m1 टोटल मास ऑफ द सिस्टम प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये फॉर्मूला आया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का, है ना? तो जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं, तो ओरिजिन ले लिया हमने, तो ओरिजिन से m1 की पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है, m4 का r4 है, एंड सो ऑन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर और अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसको किताबों में बच्चों ऐसे भी लिख के देते हैं कि आरसीएम का जो वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर जो है, वो मास, मतलब इसको समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ऐसे समेशन लगा देते हैं, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n कर देते हैं, तो ये mi हो जाता है m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हो जाएगा ri वेक्टर, है ना बच्चों? ri r1 प्लस r2, देखो i की वैल्यू 1 to n है ना, और डिवाइड बाई समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरीके से भी शॉर्ट में लिखा जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसको समझने में समेशन के सिंबल में, तो आप ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जो आरसीएम है, पोजीशन वेक्टर है, उसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, आरसीएम इज इक्वल्स टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ, भाई आरसीएम है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सीएम है तो आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट वाई सीएम है तो जे कैप, प्लस जेड कोऑर्डिनेट जेड सीएम है तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? के कैप। वैसे ही आप r1 वेक्टर को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों? r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही आप r2 भी लिख सकते हो, r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2, उसका कोऑर्डिनेट x2 होगा तो i कैप, y कोऑर्डिनेट y2 होगा तो j कैप, z कोऑर्डिनेट z2 होगा तो k कैप, एंड सो ऑन। क्या इसी तरीके से चलता जाएगा nth पोजीशन वेक्टर के लिए? तो आप ये वैल्यूज अगर ऊपर पुट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये xcm है, पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं xcm i कैप ycm j कैप प्लस zcm k कैप, तो इक्वल्स टू लिखेंगे तो देखो बच्चों m1 r1, तो देखो m1 r1 करोगे तो x1 y1 z1, तो तीनों के साथ m1 मल्टीप्लाई होगा, फिर r2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, m2 m2 x2 m2 y2 m2, वैसे m3 x3 m3 y3 और m3 z3। तो मैं m1 x1 i कैप वाले जितने भी है ना उनको साथ में लिख लेता हूँ, m1 x1 m2 x2 m3 x3। देखो ब्रैकेट ओपन करके i कैप वालों को एक साथ लिखा जाए तो ये आएगा m1 x1 प्लस
m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट 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 डॉट, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई कैप। वैसे ही आप जे कैप वालों को देखो तो m1y1, m2y2, m3y3, तो इस तरीके से आएगा। तो m1y1 प्लस m2y2 डॉट 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 डॉट, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, जे कैप। फिर वैसे ही प्लस के कैप वाला को देखोगे तो m1z1 प्लस m2z2 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या आ जाएगा बच्चों, के कैप। और डिवाइड में तो है ही सभी, जितना भी टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब आप ध्यान से देखो तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो, तो आई वाले को कंपेयर करो तो देखो यहां से XCM लिखा जा सकता है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। देखो डिवाइड बाई टोटल मास, ये आई कैप को कंपेयर करोगे तो ये डिवाइड बाई टोटल मास, तो देखो कितना लिखा जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट। तो देखो बच्चों ये आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। तो अगर आपको केवल x कोऑर्डिनेट पता है सभी पार्टिकल्स के, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो। y कोऑर्डिनेट पता है तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला इंडिविजुअल निकाल लो, वो ज्यादा आसानी से निकल आता है। m1y1 प्लस m2, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्लस m3y3 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। और इसी तरीके से आप चाहें तो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका z कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से आप तीनों कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास के डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बड़े ही आसानी से कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो आप निकाल सकते हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी। तो आई होप बच्चों आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों यहाँ पर दो चीजें याद रखें। अगर मैं इस ओरिजिन को चेंज कर देता, ओरिजिन यहां ले लेता, तो ये सारे पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाते, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाते। मतलब जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है वो डिपेंड करते हैं कि आपने ओरिजिन कहां माना है, लेकिन रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास वो चेंज नहीं होता। सेंटर ऑफ मास पहले भी इस सिस्टम के लिए यहां पे था, तो ओरिजिन चेंज होने से उसकी पोजीशन भले ही चेंज हो गई, लेकिन उस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की रियल लोकेशन तो यही है, ये चेंज नहीं हुआ। उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, लेकिन रियल लोकेशन चेंज नहीं होता सेंटर ऑफ मास का। तो रियल लोकेशन डज नॉट चेंज, हाँ, लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है ओरिजिन पर। तो ओरिजिन चेंज करने से आपका पोजीशन वेक्टर जरूर चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जरूर चेंज हो जाएगी, बट रियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम का चेंज नहीं होता, वो वहीं रहेगा, है ना। इस बात को आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों लिखवा भी देता हूं, ताकि हमें ऐसी चीजें याद रहें। और हमेशा याद रखिए, जब भी आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होगा तो आपको एक्स वाई जेड पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते समय ये ओरिजिन कौन मानेगा, तो ये ओरिजिन हम लोग मानेंगे। हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हमें एक जगह पे ओरिजिन लेना पड़ेगा। अगर हम उस जगह पे ओरिजिन लेंगे तो उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो ओरिजिन आपको देगा नहीं क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में दे दिया जाता है, लेकिन जनरली ओरिजिन हमें मानना होता है। तो ओरिजिन भी आपको ऐसे चूज करना है कि आप, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि ऑन चेंजिंग द ओरिजिनल, सॉरी, ऑन चेंजिंग द ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन चेंज करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो चेंज, तो वो भी चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो चेंज। बट रियल लोकेशन जो है बच्चों उसकी, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए चेंज नहीं होगा, वो तो वहीं रहेगा। हाँ, ओरिजिन चेंज कर दिया तो उसकी पोजीशन भले ही चेंज हो गई, है ना। तो विल ऑल्सो चेंज, बट बट द रियल लोकेशन
location of center of mass for that system does not change. System does not change. ठीक बच्चों, उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आपको ये लिख लेना चाहिए भाई कि जब भी हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो अगर ओरिजिन ना दिया हो तो आपको एक ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा while calculating the center of mass of any system we have to assume an origin. तो हमें ओरिजिन जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बच्चों ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे, है ना। कैलकुलेशन तो हमने देख ही दिया है, उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटी सी चीज और है जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल है इसका जरा सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ये आपको आता है तो आप डेफिनेटली बहुत तेजी से सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे। मैं अभी तरीका भी बताऊंगा, है ना। तो अगर किसी सेंटर ऑफ मास में बहुत टाइम लग रहा है लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो इससे बहुत जल्दी कैसे आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम का, वो मैं आपको बताता हूं, है ना। तो ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दो सिस्टम है, दो पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, एक दूसरा पार्टिकल है बच्चों जिसका मास m2 है। और मान लीजिए कि इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो r1 है, वो टोटल डिस्टेंस r है, हम ये मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें ये बोला गया कि ये जो दो सिस्टम का पार्टिकल है, अब आपको निकालना है तो आपको एक जगह तो ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो आप कहीं और अगर और ओरिजिन मानेंगे तो आपको फिर दो कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, एक m1 का और एक m2 का। तो अकलमंदी ये है कि आप ओरिजिन एक पार्टिकल पे ही मान लो ना, एक पार्टिकल को ही ओरिजिन मान लो। जैसे ही आपने एक पार्टिकल को ओरिजिन मान लिया वैसे ही आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। अब यहां पर आपको देखो तो m1 का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने आप 0,0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। इसलिए m1 को ओरिजिन मानना अकलमंदी होती है कहीं और मानने के अलावा। फिर m2 की जो कोऑर्डिनेट्स है तो इसका y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही x एक्सिस पे ही है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट r है, तो ये r,0 हो गया। जिसका कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चों, आपका ये जो है कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका x। तो ये r दूरी पर है तो r हो गया और y जो है वो 0 हो गया। अब आपको पता है सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, मतलब x एक्सिस में होगा, तो y कोऑर्डिनेट आएगा नहीं इसका, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा x। अब हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये आया बच्चों। और m1 से जो उसकी दूरी है वो हम r1 मान लेते हैं और m2 से जो उसकी दूरी है उसको हम r2 मान लेते हैं, है ना। ऐसा हम मान लेते हैं और सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो पहले तो ये r1 निकालते हैं। r1 जो है ये x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम के लिए हम निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, ये m1 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसको हम यहाँ पे r1 से डिनोट कर रहे हैं, m1 से जो दूरी है वही तो x कोऑर्डिनेट है ना सेंटर ऑफ मास का। तो r1 इज इक्वल्स टू, हम इसमें लिख सकते हैं m1 इंटू r1, m1 इंटू x1। x1 कितना है बच्चों, m1 का जो पोजीशन है x1 वो तो 0 ही है, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2। और m2 इंटू x2 कितना है, x2 की वैल्यू क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है r, डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों ये कितना आया, तो r1 की वैल्यू आ गई, m1 से जो दूरी है वो आई m2r बाई m1 प्लस m2, m2r बाई m1 प्लस m2। देखो ये है। और अगर आपका r1 आ गया है तो आप r2 भी निकाल सकते हो। देखो r2 कितना हो जाएगा बच्चों, r2 बिकम्स r माइनस r1। तो r1 की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो एलसीएम लोगे तो m2r कैंसिल हो जाएगा, तो m1r अपॉन m1 प्लस m2।
तो m1r अपॉन m1 प्लस m2 ये बचेगा। तो r2 की वैल्यू जो दूरी है वो m1r अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको ऐसे याद रखो बच्चों कि जिस जिस भी मास से आप दूरी निकाल रहे हो वो वाला मास नहीं आता। जब आप m1 से निकाल रहे हो तो वहां पे दूसरा मास आता है m2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। वैसे यहाँ पे जब r2 निकाल रहे हो तो r2 दूरी कहां से है, m2 से। तो यहाँ पर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें जो मास आ रहा है वो m2 नहीं आएगा, वो m1 आ रहा है। यानी जिस मास से आप दूरी निकालते हो उसका दूसरा मास लिखना होता है अपॉन इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। तो ये अगर ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद है ना बच्चों, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो सेंटर ऑफ मास। और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी बहुत तेजी से सॉल्व कराएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि दो पार्टिकल्स के बीच में जिस भी मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है उसका जो दूसरा वाला मास है उससे मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस करो अपॉन टोटल मास कर दो, आंसर। कोई टेंशन लेनी नहीं है। अच्छा, इसमें आप अगर एक काम करें, जैसे मैं इसमें m1 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें m2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी। यानी m1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो m1r1 आ जाएगा और यहाँ m2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m2r2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी। इसका मतलब m1r1 इक्वल्स टू m2r2। देखो आप m1r1 में m1 का मल्टीप्लाई करो आप तो m1r1 लिखें, और r2 में आप m2 का मल्टीप्लाई करो तो इसको लिखें m2r2। तो देखो ये दोनों सेम है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इनटू मास करते हैं किसी भी पार्टिकल का, यहाँ पे n पार्टिकल्स भी होते हैं दो की जगह, उन सबका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस फॉर एनी पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, is always constant about center of mass। देखो बच्चों ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, मास इनटू डिस्टेंस का सेंटर ऑफ मास से, मास इनटू डिस्टेंस अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसको बोला जाता है मास मूवमेंट। ये क्वांटिटी है जिसको बोला गया मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। तो ये जो प्रोडक्ट होता है किसी भी पार्टिकल के मास का और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे याद रखेंगे कि इसमें जो r है वो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास है ना, मास इनटू r, है ना। तो इसको चाहो तो आप अलग से डिनोट कर दो, इसको rc बोल देते हैं, rc। तो rc इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको बच्चों बोला जाता है मास मूवमेंट। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और मास मूवमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी मास का प्रोडक्ट और उसकी दूरी की अगर वैल्यू आप देखोगे तो वो हर जगह कांस्टेंट मिलेगा आपको, है ना। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मास मूवमेंट ऑफ every particle of every particle about center of mass से, है ना बच्चों, about center of mass is constant। तो वो बच्चों कांस्टेंट होता है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो इसको मास मूवमेंट बोला जाता है। और दो पार्टिकल का सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो किसी भी मास से आप दूरी निकालोगे तो दूसरा मास मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टोटल मास। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत आसानी से और बहुत तेजी से आप बहुत सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर पाओगे अगर ये जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको आता है। अभी देखो मैं आगे चलकर क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स क्लियर होगा। तो देखो बच्चों अब हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से हमें चीजें समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे बच्चों 2 kg का मास है और यहाँ पे एक 4 kg का मास है और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है, तो आपको बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो ये टू पार्टिकल सिस्टम है, हमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपको ओरिजिन वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेट सपोज इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, तो मान लीजिए 4 kg से जो दूरी है वो r2 है, तो 2 kg से जो दूरी है वो r1 है। तो r1 r2 आप दोनों निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि r1 दूरी निकालना है, r2 तो अपने आप आ जाएगा फिर। तो अगर हम सॉल्यूशन करें
तो 2 kg से जो दूरी है R1, तो उसको निकालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 2 kg से, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, तो 2 kg नहीं लिखा जाएगा, दूसरा मास लिखा जाएगा 4 kg इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 6 अपॉन टोटल मास दैट इज 6। तो ये कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 4 मीटर। तो अगर R1 4 मीटर है तो R2 जो है बच्चों ऑब्वियस सी बात है अपने आप कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो अगर आपसे 4 kg से बोला जाए तो 2 मीटर की दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, 2 kg से बोला जाए तो 4 मीटर की दूरी पर है। तो बड़ी ही आसानी से आप ऐसे टू पार्टिकल सिस्टम के तो डायरेक्ट हो जाते हैं इस फॉर्मूले से। और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई तो ओरली जवाब दोगे आप, है ना, ओरली बता देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन वो फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अब जैसे और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है इस तरीके से, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, ऐसा बोला गया है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें तीनों कॉर्नर्स पर मास है, यहाँ ऊपर m मास है, इस कॉर्नर पे एक m मास है, इस कॉर्नर पे एक मास है। तो ये बोला गया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना बच्चों, इस तरीके से है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है बच्चों, साइड वो लेट सपोज ए है, तो ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये भी ए साइड है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बोला गया है, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम का आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास क्या है अगर तीनों वर्टेक्स पे सेम मास है एम। तो अब निकालने का तरीका क्या है बच्चों, कि जब भी हमें सेंटर ऑफ मास है तो एक जगह पे ओरिजिन मानना पड़ता है, फिर हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो एम वाला पॉइंट है बच्चों, इसको आप ओरिजिन मान लो। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और इस पॉइंट को आपने ओरिजिन मान लिया 0,0। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है 0,0। अब आप ध्यान से देखो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बच्चों ये 60 डिग्री है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस एम के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप ध्यान से देखो, ये 0,0 है तो ये साइड ए है, और ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 है। तो एक्स एक्सिस में ये दूरी कितनी है बच्चों, साइड ए है, तो a,0 हो जाएगा। और ये ऊपर वाले का अगर देखें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, तो ये वाई एक्सिस अपन को निकालनी पड़ेगी। तो ये वाली दूरी कितनी है बच्चों, ए, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये निकाल लो भाई, ये दूरी, ये जो लेंथ है निकाल सकते हो ना। तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन 60। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कितना है बच्चों, ए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 होता है √3, तो √3a/2 है ना, साइन 60 √3 होता है, और a का मल्टीप्लाई हो। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये दूरी a/2 है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया a/2 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट हो गया √3a/2। देखो बच्चों, तो ये हमने सभी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये चीज अपन को समझ में आती है। अब हम निकालना चालू करते हैं, तो हमें x, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में, z तो आएगा नहीं कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, केवल x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो xcm क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 3 मास है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, तो 3 में ही हो जाएगा अपना काम। तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो जल्दी से इसको निकालते हैं। तो xcm आ जाएगा m1 बच्चों मास तो सेम है, तो ये m है, x1 तो ये तो 0 है, फिर प्लस m2, तो m2 कितना हो जाएगा बच्चों, वो भी m है, और उसका जो x2 है तो वो x कोऑर्डिनेट a है, प्लस m3 भी m है और उसका x कोऑर्डिनेट a/2 है। तो a/2 लिख दिया हमने, डिवाइड बाई m प्लस m, तो ये आ जाएगा 3m। तो देखो बच्चों, ये तो 0 हो गया, और यहां से एम ए प्लस ma/2, तो ये हो जाएगा 3ma/2, है ना, ma+ma/2 तो 3ma/2 ही होगा, और ये 3m हो जाएगा। तो m3 3m कैंसल, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट है a/2। तो ये हमारे पास मिल गया भाई, ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फिर हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ycm भी ऐसे ही निकालेंगे बच्चे। तो m1 m है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, प्लस m2 का m है, इसका भी y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो 0 है, प्लस m3 m है और इसका y कोऑर्डिनेट √3a/2 है, √3a/2 है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर
अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नीचे m+m+m, तो ये आ गया बच्चों 3m। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा भाई ये, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो YCM जो है बच्चों वो आ जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/2√3, a/2√3। तो देखो x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो अगर आप इसको मार्क करना चाहते हो तो ये a/2 है x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे कहीं पर a/2√3, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये कोऑर्डिनेट है ना सेंटर ऑफ मास का, a/2 a/2√3। अब देखो बच्चों, ऐसे सॉल्व करना, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालना, फिर उसको सॉल्व करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा आपको। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, जिससे यही काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, है ना। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, और उसमें आपको ये 2 पार्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा। तो देखो, रिप्लेसमेंट मेथड से कितनी आसानी से हम इस सवाल को कर पाएंगे और कितनी जल्दी कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लग गया, लेकिन उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, जिससे बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे दूसरी मेथड में आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से करते हैं, और मैं आपको चाहता हूं कि आप ये मेथड सीखें, क्योंकि ये बहुत तेजी से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाएगा। तो ऑल्टरनेटिव मेथड लिख लो, और इस मेथड का नाम है फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास बाय रिप्लेसमेंट मेथड। तो हम रिप्लेसमेंट करके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। तो ये केवल यहाँ पे काम नहीं आएगा, आगे चलकर जितने भी सवाल हैं सेंटर ऑफ मास के, अगर ये मेथड आप सीख गए तो बहुत तेजी से कैलकुलेट करना सीख जाओगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई तो आप कई क्वेश्चंस का तो ऐसी ओरली आंसर बता सकते हो, उनको सॉल्व करने तक की आपको जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये टेक्निक जरा आप सीखें। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन से सिखा रहा हूं जो अभी हमने किया। तो उसमें आपने देखा कि पहले हमने ओरिजिन माना, फिर सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़े, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ा, फिर कैलकुलेट करना पड़ा, तब जाके आंसर आया। अब इससे कैसे बहुत आसानी से होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। तो वही हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दूरी ए है, ये भी एम मास है, ये भी एम मास है, ये भी एम मास है ना। तो ये पता है, तो ये आपको ये तो पता ही है कि ये दूरी ए है बच्चों। अब आपको ये पता है कि अगर दो पार्टिकल सेम मास के हैं, एम और एन, अगर दोनों का मास सेम है, तो आप वैसे भी बता सकते हो, और अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास, अगर इनके बीच की दूरी एल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हाफ दूरी पे होगा, L/2। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, वो जो हमने 2 सिस्टम पार्टिकल्स का किया था, तो उसमें दोनों के मास आप सेम करके देख लो, तो R/2 आ जाएगा आंसर। और वैसे भी लॉजिकली पता है कि अगर दोनों का मास सेम है तो बेटा सेंटर ऑफ मास तो उसके बीच में ही आएगा, तो L/2 पे ही आएगा। तो अभी अगर ये 3 पार्टिकल सिस्टम है तो इसको पहले 2 पार्टिकल छोड़ो, आपको सबसे आसानी से सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल्स का दिख रहा है, जो नीचे है, नीचे नीचे। तो ऊपर वाले को भूल जाओ, आप नीचे के 2 पार्टिकल को देखो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का मास सेम है। तो मुझे ये पक्का पता है कि अगर मैं इन दोनों को सिस्टम कंसीडर करता, ऊपर वाले को भूल जाता, केवल इन दोनों को कंसीडर करता, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो पक्का कहां आता, a/2 दूरी पर। और ये वाला पार्टिकल भी तो बच्चों a/2 दूरी पर ही है, x में a/2 दूरी पर। तो ये जो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके बिल्कुल जस्ट अबव ये पार्टिकल होता। और ये दूरी कितनी है ये हम निकाल चुके थे, ये एंगल 60 डिग्री, ये a, तो ये दूरी आई थी बच्चों कितनी, √3a/2, है ना। ये दूरी हमने निकाली थी √a3। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड लगाऊं, तो सबसे पहले आपने देखा कि इन दोनों पार्टिकल को हटाकर, हमने क्या बोला था सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में, कि जिस भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है वहां पे आप पूरे मास को कंसंट्रेट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको अगर आप रिप्लेसमेंट मेथड से करो, तो ये जो 2 मास का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे टोटल मास को कंसंट्रेट कर दो, तो इन दोनों का एक पॉइंट मास बन जाएगा। देखो बच्चों, ये पॉइंट मास बन गया। और अगर आपने इसको ओरिजिन लिया है, इसको ओरिजिन लिया है, तो ये दोनों सिस्टम का जो पॉइंट मास है ये कितनी दूरी पर है, a/2। अच्छा, टोटल मास कितना है इन दोनों सिस्टम का कंसंट्रेट करने के लिए, तो यहाँ पे 2m लिखना पड़ेगा, m+2m। तो देखो हमने इन दोनों मास को हटाकर सिंगल मास ले लिया 2m का, तो हमने रिप्लेस कर दिया। तो जिस भी दो मास के सिस्टम को हमने देखा, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर उन दोनों का टोटल मास रख दिया और उसको रिप्लेस कर दिया। तो यही सिस्टम जो है इक्विवेलेंटली आपको ऐसे दिख रहा है। देखो, ये ऊपर m मास, ये नीचे m मास, और इनके बीच की जो टोटल दूरी है
वो √3a/2 है। देखो बच्चों, देखो। और एक्स कोऑर्डिनेट, अब आपको पता है कि अगर ये दो पार्टिकल सिस्टम बन गया है, ये नया सिस्टम हमने बनाया, तो जो सेंटर ऑफ मास है इनके बीच में होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है। और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो बच्चों 2m से जो दूरी होगी वही होगा ना, ये YCM है ना अपना। XCM तो a/2 आ ही गया है, क्योंकि पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही होना है। तो ये पूरे सिस्टम हो गया, तो ये a/2 दूरी पे ही रहना है। और 2m से जो y दूरी है इसकी, वो आप निकाल लो। अब ये टू पार्टिकल सिस्टम वाले का तो हम फॉर्मूला जानते हैं भाई। फॉर्मूला क्या कहता है कि जिस भी मास से आप दूरी निकाल रहे हो उसका दूसरा मास लो। तो 2m से निकालना है तो m लेते हैं, तो m इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज √3a/2, ये तो निकाल के रखा ही था, अपॉन टोटल मास, तो m + 2m, तो ये हो गया 3m। देखो m और m कैंसल, √3 कैंसल, a/2 √3 आ जाएगा आंसर। तो x कोऑर्डिनेट तो पहले ही पता था सेंटर ऑफ मास का a/2 है, और y कोऑर्डिनेट देखो √3, तो देखो फिर से वही आंसर आया। लेकिन इसमें मेहनत कम करनी पड़ी, आपको हर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने पड़े, आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ी। x तो डायरेक्ट मिल गया आपको, सिर्फ y के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट, और वो भी फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आंसर। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती तो इसका आंसर आप ओरली भी दे सकते थे, बिल्कुल बहुत आसानी से निकल आता है। तो ये रिप्लेसमेंट मेथड से सेंटर ऑफ मास जो फाइंड करने का तरीका है, ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है बच्चों। और मैं आपको कहता हूं कि आप इससे ही सॉल्व किया करें, तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ बाय रिप्लेसमेंट मेथड, ये क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो अब मैं जितने भी सवाल आपके लिए यहाँ पे कराऊंगा वो सब रिप्लेसमेंट मेथड से ही कराऊंगा। आप चाहें तो घर पर उसको कोऑर्डिनेट्स मानकर, ओरिजिन मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। मैं तो रिप्लेसमेंट मेथड से डायरेक्ट बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेंगे आंसर, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम और क्वेश्चन लें तो देखो ये टेक्निक कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपको आंसर देगी, तुरंत लोकेशन आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने क्या लिया था बच्चों, ट्राइंगल, तो आपको m1 x1 m2 x2 m3 x3 तीन बार लिखना पड़ता था। अब सोचो मैं स्क्वायर ले लूं तो आपको वही चीज चार बार लिखनी पड़ेगी, और फिर उसको कैलकुलेट भी करना है। तो कोऑर्डिनेट मेथड से जाओगे तो बड़ा ही टाइम लग जाएगा भाई, ये 2m और नीचे के कोऑर्डिनेट, और देखो इसमें मास भी अलग अलग हो गए, है ना, mm 2m ठीक है। तो आपने इसको भाई x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, फिर कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4, फिर y में भी ऐसे ही करोगे m1 y1 m2 y2, है ना, और फिर सॉल्व करोगे, तो बड़ा ही कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन आप इससे सोचें रिप्लेसमेंट मेथड से, देखो आपको तो ये पता है इक्वल मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो बीच में आता है, तो मुझे तो नीचे दो इक्वल मास लग गए, तो मैं इनको रिप्लेस कर देता हूं इनको सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर ये स्क्वायर है, ये आपको दिया गया बच्चों, ये जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो ए दी गई है बच्चों, तो स्क्वायर की साइड ए दी गई है, तो मुझे तो पता है कि ये सेंटर ऑफ मास कहाँ आना है, इस मास से आधी दूरी पे आना है। तो अगर ये टोटल साइड ए है तो ये a/2 है, क्योंकि दोनों का सिस्टम, दोनों का मास इक्वल है। तो इन दोनों मास के सिस्टम को हटाकर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देता हूं 2m, और वैसे ही इन दोनों को देखो, ये दोनों इक्वल मास के, तो इनको हटा के इनके बीच में रख देता हूं, तो ये भी a/2 है। तो लेकिन ये हो जाएगा 4m। अब बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a साइड के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट तो पक्का कितना है भाई, a/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही मिलेगा कहीं ना कहीं, जो अब ये सिस्टम का है। तो मैंने रिप्लेसमेंट मेथड लगाया और इस पूरे सिस्टम को ऐसे रिप्लेस कर दिया भाई, ऊपर मैंने एक 4m मास से रिप्लेस कर दिया, नीचे दोनों सिस्टम को, टू पार्टिकल के सिस्टम को 2m मास से रिप्लेस कर दिया, टोटल मास उसके कोऑर्डिनेट से। और अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो a/2 तो दिख ही गया, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो a है। अब जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 4m और 2m के बीच में ही आना है, तो x कोऑर्डिनेट तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका a/2 ही होना है। y कितना होना है, तो y नीचे से निकाल लो, 2m से कितनी दूरी है। अब आपको टू पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था टू पार्टिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल आपको ऐसे सॉल्व करा देगा। तो टू पार्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ टू पार्टिकल में लिखता है, आप कितने ही पार्टिकल में दो दो पार्टिकल को सॉल्व करके डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो YCM जो है वो आ जाएगा डायरेक्टली बच्चों, 2m से हमें ये दूरी चाहिए, तो दूसरा मास लो 4m इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन a अपॉन टोटल मास, तो 6 है, तो a और सॉरी 6m, तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल तो 2, ये कैंसिल तो 3, तो YCM भी आ गया। देखो आप कितना आ गया, 2a/3, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए a/2,
2a/3। देखो कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, हमें चार चार बार x1 m1 x2 m2 m3 x3 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली सॉल्व। और अगर आपका दिमाग अच्छा चलने लगा तो आप वैसे ही देख के बता सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, है ना, ओरली आंसर आते हैं फिर। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये टू पार्टिकल सिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही काम का है, ये बहुत जगहों पे आपको बड़ा ही हेल्प करेगा, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, आपको एक बार एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन ऐसे, तो बोला गया रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन आप सब लोग जानते हो, जिसकी 6 साइड होती हैं और सारी साइड बराबर होंगी तो रेगुलर हेक्सागोन कहलाएगा। और इसकी साइड जो है वो ए है, तो एक साइड ए है, आपको ये बोला गया है। और यहाँ पे क्या किया गया कि हर कॉर्नर में यहाँ पे एम मास, यहाँ पे 2m मास, यहाँ पे बच्चों m मास, यहाँ पे m मास, यहाँ पे m मास, और यहाँ पे 2m मास, इस तरीके से रखा गया था, है ना बच्चों। और उसके बाद आपसे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा गया था। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ये कहा गया। अब देखो बच्चों, अगर आप अब इसको कोऑर्डिनेट मेथड से करने जाओगे ना तो ये बड़ा ही लेंदी होगा। पहली बात तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको हेक्सागोन वाली, क्योंकि इसको ओरिजिन मानोगे, फिर इसको इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे वो भी नीचे नेगेटिव में, फिर वो लेंथ देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर जो मैंने आपको बताया रिप्लेसमेंट मेथड, उससे जाओगे तो ये बहुत तेजी से निकल आएगा बच्चों, बहुत तेजी से निकल आएगा। देखें कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो आपको पता है, अगर आप ये देखें तो ये सिमेट्रिक लाइन खींचो जरा आप, इससे पास होने वाली, इन दोनों मास से पास होने वाली ये वाली लाइन खींचो आप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जरा इन दो मास को देखो आप, देखो ये तो मुझे सेम मास दिख रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि ये इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब ये इस m और इस m का। तो मैं इसको रिप्लेस करके 2m मास को यहां लिख सकता हूं, मतलब मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया और 2m मास को यहां लिख दिया। फिर आप देखो तो ये 2m और ये 2m वर्टिकल में सेम दूरी पे है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, मुझे पता है। और जितनी दूरी इस एक्सिस से 2m की है उतनी दूरी एक्सिस की 2m से, क्योंकि सिमेट्री है ना, तो मुझे कोई ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री मुझे समझ में आती है। तो ये वाली दूरी, ये यहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा 2m और 2m का, तो ये हो जाएगा 4m। और वैसे ये 2m और ये m और ये m ये भी बराबर है, तो इनकी भी जो सिमेट्री है दोनों बराबर दूरी पर इस पॉइंट पे मिलेंगे, ये सिमेट्री से मुझे समझ में आता है। तो इनको भी हटा के मैं 2m से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मेरा सिस्टम अब 3 पार्टिकल का सिस्टम बन गया, ये पूरा रेगुलर हेक्सागोन मैंने 3 में कर लिया। अगर मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूं बच्चों, ये मेरा ओरिजिन है, तो मैं यहां से दूरी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं ये सिस्टम जो है ये 4m मास का है, फिर ये वाला जो पार्टिकल है ये 2m मास का है, ये वाला पार्टिकल भी जो है बच्चों ये भी 2m मास का है। तो ये मैंने सारे लिख लिए। अब मुझे दूरी कैलकुलेट करनी है कि ये दूरी कितनी कितनी है। तो देखो पहले तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो आपको पता है ये साइड ए है, और ये आपको पता है कि ये बच्चों कितना एंगल होता है इसमें, अगर आप देखें तो ये एंगल होता है टोटल 120 एक वर्टेक्स का। तो ये हाफ एंगल होगा क्योंकि डायगोनल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर ये ए है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, बेस है बच्चों, तो यहाँ पे आप cos 60 लगाओ। तो cos 60 जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए। तो ए की वैल्यू यहां से बेस की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये जो है ये बी बोला हमने बेस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये a/2 आ जाएगा बच्चों। यानी यहां से जो दूरी है इस m मास के ओरिजिन से अगर हम देखें तो ये a/2 है। फिर आप देखो तो ये टोटल जो है वो a दूरी थी a, तो ये जो m और ये जो m है ये तो सेंटर पे है, तो यहां से भी कितनी दूरी पे होगा a/2, यहां से भी कितनी दूरी पे होगा a/2, तो ये दूरी भी कितनी है बच्चों a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, और ये 2m से भी कितनी दूरी होगी a/2। देखो तो ये हमने सारी डिस्टेंसेस लिख ली। अब आप किसको सिस्टम ले लो, देखो अभी भी हमें दो मासेस का इक्वल सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये 2m ये 2m, तो इनका दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच में होगा, मतलब इससे कितनी दूरी पे होगा a/4। तो ये 2m ये 2m, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4m।
अब देखो जो आपका इक्विवेलेंट सिस्टम बना वो क्या बन गया, आप देखो बच्चों, ये तो a/2 दूरी पर आपका 4m मास था ही, और आपने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इस 4m से, ये 4m, ये 4m। लेकिन यहां से ये दूरी कितनी हो गई बच्चों, ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, ये तो 4m मास है, ये भी 4m मास है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये a/2 है और यहां से ये a/4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा a/2 प्लस a/4, तो ये दूरी बचेगी a/2 प्लस a/4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 3a/4, तो ये दूरी आ गई 3a/4। अब ये 4m, ये भी 4m, तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों के बीचों बीच होगा, इन दोनों के बीचों बीच, मतलब 3a/2 का आधा। तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 3a/8, और यहां से ये a/2 था, सॉरी a/4 लिख दिया मैंने, ये a/2 था, a/2 था, a/2 है ना बच्चों। तो जो हमारा नेट सेंटर ऑफ मास आया है, ये देखो बच्चों, ये जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द फाइनल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वो कितनी दूरी पर है, तो बच्चों ये कितनी दूरी हो गई इस m से, इसको ओरिजिन माना था ना, उससे x एक्सिस हो, y तो आएगा ही नहीं अब इसको अगर x एक्सिस माना है, क्योंकि सिमेट्री बता रही है कि x एक्सिस पे ये सेंटर ऑफ मास, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो a/2 प्लस 3a/8, तो a/2 प्लस 3a/8, तो जो हमारा xcm है, अगर हमने इस मास को ओरिजिन लिया है, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, a/2 प्लस 3a/8, तो एलसीएम तो आपको पता है 8 ही आएगा, और ये 4a आएगा प्लस 3 आएगा, तो xcm जो है आपका फाइनल आंसर वो आ गया कितना बच्चों, ये 4a प्लस 3a, तो 7a/8। अब आप इसको ज्योमेट्री से करने जाओगे, सभी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट लिखोगे और 6 बार ऐड करोगे, फिर टोटल मास करोगे, तब तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी, और आएगा यही जो हमने निकाला। तो देखो रिप्लेसमेंट मेथड कितना आसान है, बस आपको सही तरीके से लगाना आना चाहिए कि हमें कैसे लगाना। अब आप ऐसा नहीं कि 2m और m को लगाने लगो, उसको रिप्लेस करें, फिर वो दूरी भी निकालनी पड़ेगी। तो आपको टेक्निक, आपको इस तरीके से सिस्टम लेना है ताकि सवाल आसान हो, सवाल को कठिन नहीं करना है। तो किसी भी दो पार्टिकल के सिस्टम का आप रिप्लेसमेंट मत करने लगना। अब ऐसे नहीं कि इस m और इस m को रिप्लेस करने लगे तो इसके बीच में अब ये दूरी कहां से निकालोगे भाई, उसके लिए ज्योमेट्री लगाओ, तो ये समस्या हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों, है ना, आपको ऐसे लेना है ताकि जो आंसर है वो आसान हो, आसानी से आ जाए। ऐसा नहीं कि उसको आपको टफ करना है, नहीं तो फिर आपका कोऑर्डिनेट मेथड ही बढ़ जाए, उससे ही सॉल्व करो, कम से कम उसमें कैलकुलेशन होगी लेकिन गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन रिप्लेसमेंट मेथड अगर आप ढंग से लगाते हो और आपके पास इतनी अकल है कि आप उसको सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, तो बहुत ही आसानी से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक्चुअली में बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट मेथड से करोगे तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको समझाने में ये टाइम लगा बच्चों, मुझे करना होता तो मैं बहुत तेजी से और डायरेक्टली इस आंसर पे पहुंच जाता। तो आई होप आपको ये पॉइंट है बच्चों क्लियर होगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।